मेरा नाम सायरा है। मैंने एक मुतवस्सत घराने में जन्म लिया था। बहन कोई न थी और भाई तीनों मुझसे छोटे थे। वालिद साहब मामूली दर्जे के मुलाजिम थे, लेकिन इनकी तनख्वाह में बासानी गुजारा हो रहा था। मेरी माँ की शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। वो बहुत अच्छी थी, बस एक मसला इनके साथ ये था कि इन्हें टीवी देखने का बहुत शौक था। वो जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाने के बाद टीवी देखने बैठ जाती थी, तो फिर उठने का नाम ना लेती। सारे ड्रामे देखती और अगर मौका मिलता तो वीसीआर पर इंडियन फिल्में देख लेती। मैं इन दिनों छोटी सी थी और मुझको ज़्यादा शऊर नहीं था, फिर भी मैं माँ के साथ टीवी देखती थी। रफ्ता रफ्ता शऊर की मंजिलें तय करने लगी। इंडियन फिल्मों में जो कुछ देखती सोचती ए काश ये चीज़ें हमारे घर में भी होती। जो जो उम्र बढ़ती गई, शऊर बढ़ता गया। फिल्मों की दुनिया मुझको बहुत हसीन लगने लगी थी। अम्मी का शौक बरकरार रहा। इन्हें ध्यान ना रहा कि मैं जवानी के दौर में कदम रख रही हूँ। अब इनको एहतियात बरतनी चाहिए। वो अब भी मेरे साथ बैठी फारिग वक्त में इंडियन रोमानी फिल्में देखती थी। अब्बू काम पर चले जाते और भाई स्कूल होते। यूँ मुझको बचपन से ही न सिर्फ फिल्मों का चस्का पड़ गया, बल्कि शौक पैदा हो गया कि मैं भी फिल्मों और ड्रामों में काम करूं। ये शौक अंदर अंदर पलता रहा। इसी वजह से पढ़ाई में दिल न लगता था। अम्मी जान ने भी तरबियत में कोताही की, क्योंकि इनको ड्रामों से फुर्सत न मिलती। वो मुझे क़नाअत सिखातीं, कलाम पाक का तर्जुमा समझातीं। मैं फ़ेल होने के डर से स्कूल से गैर हाजिर हो जाती। अगले दिन असातिज़ा डांटते, टेस्ट क्यों नहीं दिया। मैट्रिक में साइंस ले रखी थी, फेल होना यकीनी था। अम्मी को परवाह ना थी, अब्बू ने भी ट्यूशन रख कर ना दी। वो ट्यूशन के खिलाफ थे, कहते थे खुद पढ़ो, और बच्चे भी तो पढ़ते हैं। पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से हम वक्त परेशान रहने लगी थी। बताती चलूं कि मैं मामूली शक्ल सूरत की थी, रंगत सांवली और जिस्म दुबला। लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती तो मुझे बुरा लगता। सोचिए, जो लड़की हर वक्त तसव्वुरात की दुनिया में रहे, खुद को ख्यालों में परिस्तान की परी समझे और हमजोलियां इसको कल्लो सायरा कहें, तो दिल पर क्या गुजर जाती होगी। बहरहाल मैंने मैट्रिक मामूली नंबरों से पास कर लिया और अब कॉलेज में दाखिले का मरहला आ गया। बड़ी दौड़ धूप के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिल गया, मगर साइंस में नहीं, आर्ट्स में, क्योंकि नंबर कम थे। मैंने यही गनीमत जाना कि चलो कॉलेज लाइफ तो मिली, जबकि वालिदैन नाराज थे, नंबर कम क्यों लाई हो। नंबर अच्छे लेती, हम तुमको डॉक्टर बनाना चाहते थे और तुम आर्ट्स में दाखिला ले लिया। कॉलेज में कदम रखते ही फैसला कर लिया था कि कुछ करके दिखाऊंगी, ताकि जो लोग मुझे धुतकारते हैं, मजाक उड़ाते या डांटते हैं, वो सब की सब इज्जत करें। मैं को एजुकेशन वाले स्कूल से गर्ल्स कॉलेज में आई थी, लेकिन कॉलेज का अपना ही मजा था। वाकई कॉलेज लाइफ बेनज़ीर होती है। होमवर्क था और ना पाबंदी थी। यहाँ बड़ी मॉडर्न लड़कियां पढ़ती थीं, जिनके पास मोबाइल फोन्स थे। वो बड़ी शानदार गाड़ियों में आती, बावर्दी ड्राइवर जब इनकी कार का दरवाजा खोलते तो दिल में हसद उभरता। ठंडी आह भरकर सोचती, एक दिन मैं सबको बताऊंगी कि सायरा कौन है और क्या है। वो ये दौर था जब खुद को संभालने की जरूरत होती है, ताहम मुझ में ये सलाहियत नहीं थी। हकीकतों का अदराक करने के बजाय मुझे बाप की मामूली नौकरी पर गुस्सा था। मैं सोचती थी कि किसी बड़े बिजनेसमैन या अफसर की बेटी होती तो ये दिन न देखने पड़ते। आराम से मैं अपने वालिदैन से अपना शौक पूरा करती और वो मेरी हर आरजू पूरी करते। मैं एक तरसी हुई लड़की थी। जी चाहता था सरकारी स्कूल के बजाय शहर के महंगे स्कूल जाऊं, महंगे कॉलेज में पढ़ूं, महंगे परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करूं, ताकि खूबसूरत नजर आऊं। फिल्मों वाली राजकुमारियों जैसी जिंदगी गुजारना चाहती थी। अफसोस कि कॉलेज लाइफ स्कूल से भी बुरी निकली, क्योंकि मैं कॉलेज में पसंदीदा तालिबा ना बन सकी। लेक्चरार मुझको नज़रअंदाज करने लगी। लड़कियां मुझसे दोस्ती की ख्वाहिशमंद न थीं। एक बार एक लड़की ने मेरी शिकायत लेक्चरार से कर दी, जिसने मुझे इस कदर जलील किया कि ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो गई। अब मैंने खूब झूठ बोलने शुरू कर दिए थे। क्लास की चालाक लड़कियों से दोस्तियां रखती और बातों में खुद को बड़े खानदान का कहती। फर्स्ट ईयर की छुट्टियों के दौरान मैंने कौंसिल से कोर्स किया। इस दौरान वहाँ एक ड्रामा बन रहा था। मैंने डायरेक्टर से बात की। मुझे देखकर इनका मूड तो ना बना, मगर मिन्नत समाजत भरे लहजे की वजह से शायद तरस खाकर कहा कि तुमको ड्रामे में चांस दूंगा। लेकिन अगले दिन इन्होंने मेरी जगह एक प्यारी सी गोरी लड़की को ड्रामे में ले लिया, जो बहुत मॉडर्न थी। मुझे डायरेक्टर पर गुस्सा आया और शिकवा किया, तो इस गोरी लड़की ने मेरा मजाक उड़ाकर कहा, तुम चूहे जैसी शक्ल वाली को ड्रामों में कौन लेगा। तुम्हें तो कोई नौकरानी के रोल में भी ना ले, और तुम हीरोइन बनने के ख्वाब देख रही हो। इस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ। कई दिन तक दिल में अरमान दबाए से सकती रही कि अगर मुझको चांस मिल जाता तो शायद जिंदगी बन जाती। शक्ल मामूली हो, लेकिन अदाकारी के जौहर आते हों तो बड़े बड़े मकाम खाली होते हैं। ये नुक्ता मैं किसी को कैसे समझा सकती थी। एफए मैंने कर लिया था। अब किसी ऊंचे कॉलेज जाना चाहती थी, जहाँ आर्ट और मौसीकी की क्लासेस होती हों, जहाँ गुलकार और फनकार फन सीखते हैं। ऐसे कॉलेज में मेरी पहुंच न थी। तमन्ना मगर शदीद थी।
हमारे शहर में लाहौर आर्ट कॉलेज की एक ब्रांच खुली। पता कराया 1 लाख रुपया फीस सुनकर मैं सुन हो गई। भला ऐसी मेरी औकात कहाँ थी। बहरहाल अपना कॉलेज छोड़ा और एफए के बाद एक दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लिया। नए कॉलेज में कुछ मॉडर्न मज़ामीन भी पढ़ाए जाते थे। शुरू में तो खुश थी, मगर बीए की पढ़ाई ने जीना हराम कर दिया था। इस कॉलेज में अंग्रेजी ज़बान का जोर था और ये ज़बान मुझे आती नहीं थी। लड़कियां फर बोलती और इनके सामने नक्कू बन जाती। अब सोचती ख्वाह-मख्वाह पुराना कॉलेज छोड़ा। वहाँ कम से कम आधी लड़कियां तो मेरे जैसी उर्दू मीडियम थी। यहाँ पर सारी इंग्लिश मीडियम थी। वो मुझे ज़रा भी मुँह न लगातीं। एहसास कमतरी का अज़दहा मुझे बुरी तरह निगलने लगा। ख्वाहिशात दब ज़रूर जाती हैं, मरती नहीं। मुझे भी दबी हुई ख्वाहिशात की टीबी दीमक की तरह चाटने लगी। बार बार ये सोचकर आंखों में आंसू आ जाते कि मेरा बाप एक मामूली सरकारी मुलाजिम क्यों है, कोई बड़ा सेठ, कोई आला सरकारी ऑफिसर या सियासतदान क्यों नहीं कि आज मैं इन लड़कियों के सामने कीड़े मकोड़े जैसी शख्सियत रखती हूँ। खुदा ने इनको बंगले, गाड़ियाँ दी और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ी। हालात ने मुझे निचोड़ कर रख दिया था। मेरा थोड़ा बहुत हुस्न भी बर्बाद हो गया। असल में तो सोचों का परतू चेहरे को तमाज़त और तमानियत अता करता है। यहाँ अब न तमाज़त रही और न तमानियत की शादाबी बाकी रही। सोच सोच कर कुड़ कुड़ कर आंखों में स्याह हल्के पड़ गए। लामोहल्ला पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा था। एक लेक्चरार समझदार हमदर्द दिल थी। शायद वो मेरे प्रॉब्लम को समझती थी, मुझ पर नज़र रखी हुई थी। जब कॉलेज टेस्ट में फ़ेल हो गई और मेरा दाखिला ना गया, तो इस टीचर ने मेरा सिफारिशी दाखिला कॉलेज की तरफ से भिजवाया। मैं अपना आप अच्छा बनाने की कोशिश करती, खुद को अमीर लायक कहती, मगर फिर भी किसी न किसी तरह इमेज ख़राब होता। मैं वैन में आती जाती थी, मगर कॉलेज में लड़कियों से कहती कि मेरे घर में 4 गाड़ियाँ हैं, एक अम्मी की, एक अब्बू की, एक भाई की और एक मेरी। मगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती और ड्राइवर नहीं है, लिहाजा वैन में आ जाती हूँ। अपना घर भी एक पोश इलाके में बताती। मेरा घर पहले एक ऐसे मोहल्ले में था जहाँ शुरफा रहा करते थे। फिर अम्मी और मेरे इसरार पर अब्बू ने बंगला टाइप मकान ढूंढना शुरू कर दिया। अम्मी कहती कि इसकी सहेलियां ऊंचे घरों की हैं और ये इनको शर्म से इस घर में नहीं बुलाती कि वो अच्छे इलाकों में रहती हैं। हमारा इलाका गरीबों का है, भला यहाँ वो क्यों इनको बुलाएगी। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो अमीर घराने में सायरा का रिश्ता कैसे होगा। अम्मी की इन बातों ने वालिद साहब को अपना छोटा जाती मकान बेचने पर मजबूर कर दिया। अब इन्होंने एक बंगला नुमा मकान ढूंढ तो लिया, मगर निस्बतन कम कीमत पर मिल रहा था। लेकिन इसका पड़ोस अच्छा न था, यानी वहाँ एक ऐसी उम्र रसीदा औरत रहती थी जो किसी ज़माने में तवाइफ रह चुकी थी। गालिबन इस वजह से मकान की कीमत कम थी। शुरफा इस घर को खरीदने से कतराते थे। वालिद साहब ने कुछ कर्जा सूद पर लिया और ये घर खरीद लिया। बाद में पता चला कि वो औरत कभी तवाइफ थी और बाद में कुछ अरसा फिल्मों में भी काम किया था। बहरहाल अब ये औरत नेक चलन से जिंदगी गुजार रही है। तभी आसपास के लोग इसको बर्दाश्त किए हुए थे। इसका नाम परवीन था और तंजन वैसे ही मोहल्ले वाले से नेक परवीन कहते थे। काफ़ी खूबसूरत थी। अम्मी की इसके साथ दोस्ती फिल्म बीनी के शौक मुश्तरक की वजह से हुई थी, क्योंकि नेक परवीन के पास बहुत सी पुरानी इंडियन फिल्मों की कैसेटें थीं जो वो अम्मी को देती रहती थी। खुद परवीन की ज़बानी पता चला कि किसी ज़माने में फिल्म स्टार रही थी। फिल्म स्टार तो मेरा आइडियल थे, बस परवीन भी मेरा आइडियल बन गई। वो बड़ी सरीका मन, शीरीं ज़बान और बनी संवरी रहने वाली औरत थी। तभी मैंने फैसला किया कि एक रोज़ इस जैसी बनूंगी। नई जगह आने से कॉलेज और दूर हो गया, आने जाने में थक जाती थी। पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा और बीए में 4 मज़ामीन में फ़ेल हो गई। घर और ख़ानदान वालों के ताने बेइज्जती अपनी जगह थे। मेरी कुछ दुश्मन क्लास फेलोज़ तो ईद हो गई। कुछ शरीफ लड़कियों ने मेरा मोबाइल नंबर एक लड़के को दे दिया जो मुझे घटिया पैगामात भिजवाने के साथ साथ फेल होने पे मुबारकबाद देता और खूब हंसता। फेल हो जाने के बाद मेरा जीना दोभर हो गया तो दिमाग की कैफियत अजीब व गरीब हो गई। तब एक दिन मैंने अजीब व गरीब फैसला कर लिया। लाहौर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, सोचा जाकर किस्मत आजमाना चाहिए। तो मैं किस्मत आजमाने आ गई। रोशनियों के शहर लाहौर के लिए टिकट लेकर बस में बैठ गई, बगैर ये सोचे कि कहाँ जाकर रहूंगी। बस जज्बात की जौलानियां मद्देनजर थीं। उफ़! किस कदर बेवकूफ़ थी। ऐसा तो सिर्फ़ फ़िल्मी दुनिया में होता है, असल ज़िंदगी में कब होता है ऐसा? जब बस अड्डे पर रुकी, तो उतर कर रिक्शे में जा बैठी। रिक्शे वाले ने पूछा कहाँ जाना है? कहा कि करीब जाना है, सीधे चलते चलो, आगे बता दूँगी। यूँ मैंने कभी इधर कभी उधर इसे घुमाने लगी। तब इसने तंग आकर पूछा, अरे बीबी सही तरह से बताओ कहाँ जाना है? मुझे और तो कुछ न सूझा, इतना बोली जहाँ फ़िल्म एक्ट्रेस रहती हैं, वहाँ ले चलो। कहने लगा क्या बाज़ारे हुस्न? माफ करो, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। तुम उतरो यहाँ और जाना जाना है खुद चली जाओ। इसने मुझे एक फास्ट फूड होटल के करीब उतार दिया। होटल में अंग्रेजी गाने लगे थे और मॉडर्न लड़के लड़कियां बैठे थे। अभी तक मेरी आंखों में एक बड़ी अदाकारा बनने के ख्वाब सजे थे। यकीन था कि एक ना एक दिन अखबारों की जीनत बनूंगी और लोग मेरी तस्वीरें देख देख कर न थकेंगे।
والد تب پنڈی میں ایک اعلیٰ طرز کا بنگلہ پوش ایریا میں خرید لیں گے تو لوگ ان کو سلام کریں گے اور وہ خوب سر اونچا کر کے تن کر چلیں گے۔ رات گزرتی جاتی تھی، اچانک میں نے سامنے کے رخ پر چلنا شروع کر دیے۔ سوچا کہ کوئی سستا سا ہوٹل دیکھوں، رات گزار لوں، صبح کسی طرح فلم اسٹوڈیو کا پتہ کروں گی۔ یہی سوچتی جا رہی تھی کہ ایک قیمتی مرسیڈیز گاڑی پاس سے رکی۔ اس میں حسین نوجوان بیٹھا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ٹھٹک گئی تو اس نے گاڑی روک لی۔ یہ جگہ لارنس گارڈن کے قریب تھی۔ میں خوش تھی کہ چلو یہ امیر زادہ مل گیا۔ اس نے کھڑکی سے منہ نکال کر پوچھا، کہاں جانا ہے؟ اگر سواری نہیں مل رہی تو میں چھوڑ دوں؟ میں نے فوراً کہا کہ ہاں، بڑی دیر سے سواری دیکھ رہی ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور میں جلدی سے اس کی گاڑی میں جا گھسی، جیسے ڈوبتے کو کوئی بڑا سہارا مل جائے۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے پہلا سوال کیا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں نے بغیر توقف کے جواب دیا تو وہ حیران ہو گیا۔ تبھی توجہ سے مجھ کو دیکھ کر بولا، لگتی تو ایسی نہیں ہو، چکر کیا ہے؟ ملتان سے آ رہی ہوں، سنا ہے لاہور میں فلمیں بنتی ہیں، مجھے اداکاری کا شوق ہے، اس لیے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی کہا مار کر ہنسا، اتنا ہنسا کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ میری صورت دیکھ کر اس کو میری بات کا یقین آ گیا تھا، کیونکہ ایک چھوٹا سا سفری بیگ بھی ساتھ تھا۔ بہرحال وہ مجھے گھر لے آیا اور اپنی پیاری سی بیوی کو سارا احوال کہہ سنایا۔ وہ پہلے تو ہنسنے لگی، پھر سنجیدہ ہو گئی اور مجھے سمجھانے لگی۔ تب مجھ کو غصہ آنے لگا کہ یہ کیوں مجھ پر ہنس رہے ہیں، میں نے ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا ہے؟ میرا موڈ آف دیکھ کر بولی، شکر ہے تم غلط ہاتھوں میں نہیں پڑی، ورنہ ابھی تک تمہارا جانے کیا حال ہوتا۔ دونوں میاں بیوی مجھے کافی دیر تک سمجھاتے رہے کہ اس طرح فلم سٹار نہیں بنتے، عزت ضرور مٹی میں مل جاتی ہے۔ یوں بھی فلم سٹار بننا مشکل ہے، اگر بن جاؤ تو ٹھوکریں کھا کھا کر جینا پڑتا ہے۔ شرافت ہی عورت کا اصل زیور ہے۔ اداکارہ بن کر عورت کو بہت کچھ مل جاتا ہے، مگر سکھ چین تقدیر سے ہی ملتا ہے۔ انہوں نے پیار سے باتیں کی، کھانا دیا اور ان کی باتوں نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ ان کے گھر ایک نوکر تھا جو خاصا بوڑھا اور بدشکل تھا، بس نام کا چوکیدار تھا، ورنہ چوکیداری کے لیے قطعی موضوع نہ تھا۔ نام اس کا خادم حسین تھا۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، تاہم اس کو مجھ پر بڑی توجہ سے کام کرتے دیکھتا۔ ایک دن سیٹھ ندیم اور ان کی بیوی ثنا بیٹھے تھے کہ مجھے بلا کر کہا، ہم تمہارا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ کیونکہ آخر کبھی نہ کبھی لڑکی کو شادی کر کے گھر آباد کرنا پڑتا ہے۔ میں چپ رہی، تب ثنا باجی کہنے لگی کہ خادم حسین بڑا شریف آدمی ہے، تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، تم اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے جھٹکا لگا، مگر ثنا باجی نے اپنی میٹھی زبان سے مجھ کو رام کر لیا اور لاوارے ظاہر کرنے کی وجہ سے مجھے اس منحوس سے شادی کرنی پڑی۔ نکاح کے بعد خادم حسین مجھ کو گجرانوالہ لے گیا۔ جب میں نے اس کا گندا گھر دیکھا تو اس کے غربت زدہ ماحول سے گھن آنے لگی۔ اس سے میرے والد کا گھر کہیں بڑا تھا، جہاں میں نے اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے شہزادیوں کی مانند پرورش پائی تھی۔ یہاں آ کر پتہ چلا خادم حسین کی میں دوسری بیوی ہوں۔ اس کی پہلی بیوی موجود تھی جس کا نام رضیہ بیگم تھا اور وہ شکل سے چڑیل لگتی تھی، لیکن اب سوائے صبر کے کیا چارہ تھا۔ کئی دن تک میں نے برداشت کیا، اس کی بیوی اور بچوں کو تو لگتا تھا کہ میں ملازمہ ہوں، وہ سارے گھر کا کام مجھ سے کراتی۔ ایک دن جب میں برتن دھو رہی تھی، خادم دو بدماش قسم کے آدمی لے آیا، تب میں نے اس کی کم عقلی پر حیران رہ گئی کہ پرائے آدمیوں کو اپنی بیوی دکھا رہا تھا۔ وہ دونوں میری طرف ایسے گھور رہے تھے جیسے کسائی بکری کو دیکھتے ہیں۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی، جس کا مطلب تھا ٹھیک ہے لے لو، اور 1000 روپے کے نوٹوں کی گڈیاں جیب سے نکال کر انہوں نے خادم حسین کو دی۔ وہ خستہ حال ان نوٹوں سے جیب بھر رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، شاید ان نوٹوں میں اس کی غربت کا علاج اور بچوں کا شاندار مستقبل چھپا ہوا تھا۔ رقم ادا کرتے ہی ان دونوں افریتوں نے مجھے کانچ کی گڑیا کی طرح پکڑا اور اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ اس وقت رضیہ کے چہرے پر فتح کی چمک تھی، شاید اسی لیے وہ خاموش رہی تھی کہ خادم حسین نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ یہ سونے کی چڑیا ہے، یہ بکے گی تو دام کھڑے ہوں گے، تب ان روپوں سے تجھے سونے کے زیور بنوا کر دوں گا۔ اس کے بعد میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو مجھ جیسی خواب پرست خود سر اور گھر سے بھٹکی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب زمانے کی ٹھوکروں میں تھی، اس دلدل میں کودنے کا خود شوق ہوا تھا، مگر جانتی نہیں تھی کہ دلدل میں ڈوبنا کس قدر اذیت بھرا ہے۔ بھٹک جانے کے بعد جب گھر بسانے کا ارادہ کر لیا تو تقدیر مجھے کہاں لا کر چھوڑ گئی۔ آج میں بازار حسن کی زینت ہوں اور یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں جن لوگوں کی ملکیت ہوں ان کا نیٹ ورک بہت بڑا مضبوط ہے، ان کی رسائی دور دور تک ہے۔ جب اثر و رسوخ والوں کا من کرتا ہے یہ ان کا دل بہلانے کا سامان لے جاتے ہیں۔ بھلا ان کے ہاتھ کیوں نہ لمبے ہوں؟ مجھے اپنا گھر اور بچپن یاد آتا ہے، مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ یہاں میرا کوئی ہمدرد غم گسار نہیں ہے۔ میں لاہور جانا چاہتی تھی، قسمت نے مجھے وہاں پہنچایا، فلم اسٹوڈیو کے بجائے کہاں پہنچا دیا۔ یہاں کے باسیوں نے میرا نام، میری شناخت تک چھین لی ہے۔ وہ مجھے سوہا کے نام سے پکارتے ہیں، میں خود بھی اپنا نام نہیں جانتی، بلدیت بھول جانا چاہتی ہوں۔ اکثر تنہائی میں خود سے پوچھتی ہوں کہ مجھے سائرہ سے سوہا کس نے بنایا، تقدیر نے یا میری خود اپنی خواہشات نے؟ میں ستم زدہ اور مظلوم ہوں یا خواہشات کی پجارن، مجھے خود نہیں معلوم۔
تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔